दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं और आप तक ये खबर तो पहुंच ही गई होगी कि तुर्की के इलेक्शन में रजब तैयब अर्दगान साहब को कामयाबी हासिल हो गई है और रजब तैयब अर्दगान साहब एक बार फिर से तुर्की का इलेक्शन जीत चुके हैं और तुर्की की आवाम के लीडर वही कायम दायम हैं और अब ये तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब यानी कि चुन लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, तैयब अर्दगान साहब के जीतते ही सवाल ये गर्दिश में आ गया है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। 2023 में जैसा कि आप हम सब जानते हैं, जुलाई के महीने में मुआहदा लोज़ान यानी ट्रीटी ऑफ लोज़ान खत्म होने वाला है, जो तुर्की पर बैन लगा हुआ है। तो सब लोगों के दिल में अब यही सवाल और जवाब है कि आखिर तैयब अर्दगान साहब चुनाव भी जीत चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं, तो अब वो क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक है कि तैयब अर्दगान साहब जब अब इलेक्शन जीत चुके हैं तो तुर्की को तरक्की की ओर ले जाने के लिए, तुर्की को और आगे बढ़ाने के लिए अब तैयब अर्दगान साहब क्या क्या कदम उठा सकते हैं और क्या क्या कदम उठाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अब तक, यानी जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तुर्की के, तब से लेकर अब तक इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं और क्या क्या बड़े बड़े काम को सरअंजाम दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बार तीसरा इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले रजब तैयब अर्दगान साहब ने आवाम में आते से ही अपनी स्पीच में सबसे पहले क्या कहा और इनकी इतनी बड़ी कामयाबी पर आखिरकार तुर्की देश में कितना बड़ा जश्न मनाया गया। दोस्तों, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान साहब, जो अब तक 2 बार तुर्की पर राजपाट कर चुके हैं और अब सन 2023 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें भी ये कामयाब होने के बाद तीसरी बार अपने मुल्क पर हुक्मरानी करने जा रहे हैं। यहाँ आपको याद रहे दोस्तों कि इनका जो इलेक्शन था वो 4 बड़े बड़े लोगों के बीच में हो रहा था, यानी 4 बड़े बड़े लोगों के बीच में चुनना था रजब तैयब अर्दगान साहब को, लोगों को, जिनमें से 2 लोग तो पहले इलेक्शन राउंड में ही हार कर निकल गए थे और पीछे बाकी 2 यानी कि तैयब अर्दगान साहब और उनके कॉम्पिटिटर जो मेन थे वो बच गए। एक रजब तैयब अर्दगान साहब थे और दूसरे कमाल साहब, और इन दोनों में से ही किसी एक को अब सेकेंड राउंड में 50% से ज्यादा वोट लाना थे। 50% से ज्यादा वोट जो भी लाता वो तुर्की का प्रेसिडेंट बन जाता, क्योंकि तुर्की के इलेक्शन के बारे में जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जिसके ज़्यादा वोट हैं उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, बल्कि वहाँ पर ऐसा है कि 50% से ज़्यादा लोग किसी एक के पक्ष में होना चाहिए। वोटिंग भी 50% से ज़्यादा जिस किसी एक के पास आएगी वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकेगा। जब फर्स्ट राउंड वोटिंग का शुरू हुआ, जो तैयब अर्दगान साहब 5% वोट से आगे चल रहे थे, उसके बाद 50% के नीचे आ गए थे। लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड शुरू हुआ, बड़ी ही तेजी से कामयाबी के साथ अपने जो सामने वाला पार्टी थी उससे आगे निकलने में तैयब अर्दगान साहब कामयाब हो गए और कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगले 5 सालों के लिए तुर्की के वापस से अब सदर बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं तैयब अर्दगान साहब। जैसे ही इनके जीत की खबर पूरी दुनिया में फैली और जैसे ही सब जगह ये मालूम हुआ कि तैयब अर्दगान साहब इलेक्शन फिर से जीत गए हैं, तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज तो सख्ते में आ गए, यानी वो हैरान रह गए कि ये कैसे जीत गए। क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तुर्की के इलेक्शन पर पूरी दुनिया की नज़र थी और खासकर अमेरिकन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनकी नज़र खास तौर पर थी और वो इस चुनाव में शामिल भी थे तैयब अर्दगान साहब को हराने के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी इन कंट्रीज ने कि आखिरी जो राउंड चलेगा उसमें तैयब अर्दगान साहब नहीं बल्कि सामने वाली पार्टी जो है वो जीत जाएगी। दोस्तों, जैसे ही रजब तैयब अर्दगान साहब जीते तो इनकी फतह पर पूरे के पूरे कंट्री में, पूरे के पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। पूरी के पूरी तुर्क आवाम हाथों में झंडे उठाए सड़कों पर निकल आई। बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े काफिलों में तैयब अर्दगान साहब के हक में नारेबाजी की गई और मास्को और इस्तांबुल सहित कई बड़े बड़े शहरों में एक शानदार आतिशबाजी का जो है इंतजाम भी किया गया, यानी बहुत सारे बम फटाके फोड़े गए और आतिशबाजी की गई। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, रजब तैयब अर्दगान साहब की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। इन्होंने एक गीत गाकर तुर्की की आवाम के सामने अपनी खुशी को उनके सामने पेश किया। इनकी कामयाबी पर जहां जो इनके दोस्त देश थे, ऐसे देश जो इनके दोस्त रहा करते थे, उन्होंने इन्हें अपनी फतह की मुबारकबाद तो दी, तो वहीं बहुत सारे मुल्क जो इनसे जलते थे उन्होंने कुछ और ही रिएक्शन दे डाले। जैसे ही इनकी जीत घोषित हुई तो सबसे पहले आकर इन्होंने अपनी आवाम से खिताब किया, आवाम से बात की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आकर तुर्की की पूरी के पूरी पब्लिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुर्की के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट के लिए और अपनी खिदमत के लिए, लीडरशिप के लिए फिर से चुना है, इसीलिए मैं तुर्क आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे के पूरे तुर्की के मुल्क को ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे तैयब अर्दगान साहब कहते हैं कि इस खूबसूरत लम्हे के लिए मैं अपने परवरदिगार
अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करूंगा उतना कम होगा, और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अगले 5 साल दौरे हुकूमत में मैं हर वो काम कर सकूं जो मैं अपने पिछले दौरे हुकूमत में नहीं कर सका। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले तैयब अर्दगान साहब इस्तांबुल से इस सियासत में आए थे, और ये वो वक्त था जब तुर्की को एक बीमार मुल्क, बीमार देश भी कहा जाता था, और उस वक्त इस मुल्क के पास, इस देश के पास किसी तरह की कोई ताकत मौजूद नहीं थी, और तरक्की के मामले में भी ये दूसरे देशों से काफी पीछे था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उस वक्त रजब तैयब अर्दगान साहब ने मेयर का इलेक्शन लड़ा था, और उसी इलेक्शन में इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वो इस्तांबुल जो तैयब अर्दगान साहब के मेयर बनने से पहले गंदगी का ढेर बना हुआ था, तो इन्होंने मेयर बनते ही देखते इस शहर में ऐसे ऐसे हुक्म का इंतजाम किया कि वही इस्तांबुल बाद में पेरिस और स्विट्जरलैंड की शक्ल जैसा हो गया। और उसी के बाद रजब तैयब अर्दगान साहब तुर्की के देश के लोगों के दिलों में ऐसे बस गए कि आज तक उन्हें कोई निकाल नहीं पाया, क्योंकि तुर्की के लोग ये बात साफ तौर पर जान चुके थे कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर अगर कोई शख्स चला सकता है, इसे तरक्की की ओर कोई ले जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दगान साहब ही हैं। ये कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तुर्की को अगर तैयब अर्दगान साहब जैसा प्रेसिडेंट, उनके जैसा हुक्मरान ना मिलता तो आज शायद तुर्की तरक्की के मामले में सबसे पीछे होता और गंदगी के मामले में सबसे आगे होता। ये मुल्क आज पूरी तरह से कर्ज में पाई डूबा चुका होता। तैयब अर्दगान साहब की कामयाबी का राज एक ये भी है कि इन्होंने पिछले दौरे हुकूमत में इस बात को साबित कर दिया है कि अगर इस बार भी ये हुक्मरानी में आ जाते हैं, इस बार इलेक्शन ये जीत जाते हैं, तो ये तुर्की को और तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी जद्दोजहद जो चल रही थी उसके सबूत तुर्की के लोगों के सामने ही थे। इसीलिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जैसी बड़ी बड़ी ताकतें भी इन्हें इलेक्शन जीतने से रोक न सकी। अगर बात की जाए तैयब अर्दगान साहब के पिछले दौरे हुकूमत में अब तक के बड़े बड़े काम सरअंजाम देने की, तो इन्होंने तुर्की को एक साफ सुथरा और एक मुस्लिम कंट्री बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है। इस्लाम के खिलाफ जो काम तुर्की में आम हो चुके थे उन पर भी पाबंदी लगाई है, और जो लोग इनके और पूरे मुल्क तुर्की के खिलाफ साजिश रचाते रहे उन सबको कंट्रोल करने और अच्छा सबक सिखाने में भी तैयब अर्दगान साहब कहीं पीछे नहीं रहे हैं। इसके अलावा तुर्की में अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर तुर्की में इन्वेस्ट करवाया, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तुर्की में आए और उससे तुर्की की इकोनॉमी पर अच्छा खासा असर पड़ा। तुर्की ने अपने देश के लिए हर वो जरूरतमंद हथियार तैयार करने का प्रयास किया, तैयार करने की कोशिश की, जिससे तुर्की एक ताकतवर मुल्क बन सकता था, और बाद में हथियारों को तैयार भी कर लिया। इसके अलावा पुतिन और रूस के साथ ताल्लुकात, इनके जो संबंध थे उसमें बेहतरी लाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, जिसमें मेन मेहनत थी तैयब अर्दगान साहब की। सन 1928 से पहले तुर्की के कानून में कोई रियासती मजहब नहीं था, लेकिन क्योंकि तैयब अर्दगान साहब खुद भी मुसलमान हैं, इसीलिए अपने पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम कायम करने पर डटे रहे। और जो सबसे अहम सवाल अब ये उठ रहा है कि अगले 5 सालों में ये अपने मुल्क में क्या क्या कामों को सर अंजाम देंगे। जैसा कि इन्होंने अपनी इलेक्शन जीतने के बाद पहली स्पीच में भी सबसे अहम बात यही कही कि वो अपने नए दौरे हुकूमत में, अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं, तो सबसे पहले वो शाम की यानी सीरिया की जमीन को आज़ाद कराएंगे, उसे आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सीरिया के लोग अपने मुल्क वापस जा सकें। जिस दुश्मन मुल्क ने दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करके तुर्की को डराने धमकाने की कोशिशें की हैं, तैयब अर्दगान साहब ने उन्हें भी कह दिया है कि न सिर्फ इन लोगों का डटकर मुकाबला किया जाएगा, बल्कि इन लोगों को वापस मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। इसके अलावा अब तुर्की के जमहूरी निज़ाम में यानी वहाँ के सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और तुर्की के लिए एक ज़बरदस्त बात ये भी आई है सामने कि अगले 1 से 2 महीने में तुर्की का जो 100 साला मुआहिदा है वो खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान साहब अब खुलकर तुर्की को तरक्की की राह पर ले चलेंगे। ये अपना टैक्स भी वसूल करेंगे, ज़मीन से तेल भी निकालेंगे, और अपने बहुत सारे जो बैन इन पर लगाए गए थे उन्हें तोड़कर ये तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। और इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज नहीं चाहती थी कि तैयब अर्दगान साहब प्रेसिडेंट फिर से बन जाएं। वो चाहते थे कि उनके जोड़ का कोई बंदा तुर्की का प्रेसिडेंट बन जाए, ताकि मुआहिदा लौज़ान खत्म होने के बाद भी तुर्की से तालमेल अच्छे से बिठाकर तुर्की को आराम से बैक स्टेप पे ले जाया जा सके, यानी तुर्की को और नीचे ले जाया जा सके। पहले तुर्की अपने मुल्क से, अपने देश से ही पेट्रोल नहीं निकाल सकता था, लेकिन अब 2 से 3 महीने बाद ही तुर्की ना सिर्फ अपने मुल्क से, अपने देश से तेल और पेट्रोल निकालेगा, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी कर देगा, जिससे मुल्क के इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी से बेहतरी भी आ जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि तैयब अर्दगान साहब अपने पिछले इक़्तिदार में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो चीज़ें भेज नहीं पाए थे या ले नहीं पाए थे, अब मुआहिदा लौज़ान खत्म होने के बाद ये आज़ाद होकर सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी सुधार देंगे। और आगे देखते हैं कि खिलाफत उस्मानिया को कायम करने के लिए क्या रजब तैयब अर्दगान साहब और कोई कोशिशें भी करते हैं।
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।